Hello everyone, welcome again in my class Business Statistics. And now in this time a new topic we start now. And my topic is a introduction of quartile, decile and percentile and standard tendency. A lot of things we study in a standard tendency like mean, median, mode and mean, median, mode. Then we study the what is a uh, quartile, decile and percentile. So let's start now through a quartile. जस्ट लाइक मीडियन दैट इज वी स्टडी मीडियन में जैसे हम लोग स्टडी करते हैं वी कैलकुलेट द हाफ पार्ट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द डेटा तो वो भी एक पोजिशनल एवरेज होता है। इसी तरह से जो पोजिशनल एवरेज में हम क्वार्टाइल ही पढ़ते हैं, डेसाइल ही करते हैं, परसेंटाइज भी करते हैं। वी डिवाइड आवर डेटा इनटू मैनी फॉर्म। जैसे मीडियन में हम 2 टर्म में डिवाइड करते हैं, 2 पॉइंट में डिवाइड करते हैं, जबकि क्वार्टाइल में हम 3 टर्म में डिवाइड करते हैं। तो सो स्टार्टिंग करते हैं क्वार्टाइल से। क्वार्टाइल की बात करें तो the value of a variate that divide the series in a distribution into a uh, 4 equal parts are known as a quartile। अगर 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो दैट इज अ कॉल्ड क्वार्टाइल कहते हैं। तो हमें सिर्फ 3 पॉइंट निकालने होते हैं टू आइडेंटिफाई द क्वार्टाइल। सबसे पहला Q1, Q2 एंड Q3। अगर इन दिनों में बात करी जाए तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है? क्वार्टाइल इट इज नोन एज अ लोअर क्वार्टाइल। Q1 को हम हमेशा लोअर क्वार्टाइल करते हैं। जो वैल्यू होती है अराउंड इज अ 25% ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, और 75% ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हमारी रेस्ट मोड में होती है। मतलब हम जो कैलकुलेट करते हैं वो क्वार्टाइल वन में हमें 25% ही कवर होता है। सेकेंड क्वार्टाइल जो Q2 होता है दैट इज अ मिडिल क्वार्टाइल या मीडियन भी बोलते हैं, जिसमें हमारा 50% कवर होता है। जहाँ अगर हम क्वार्टाइल Q2 निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं, तो जो हमारा डेटा होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। दैट इज अ 50%। और 50% जो हम अबव की स्टडी करते हैं और जो हम 50% बिलो इट होता है। अगर थर्ड क्वार्टाइल की बात करते हैं तो दैट इज अपर क्वार्टाइल। इट इज द वेरिएट बिलो द 75%। जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल होता है उसमें जो हमारा डेटा पूरा कवर होता है इट इज अराउंड 75% कवर होता है, और 25 हमारा लेफ्ट रहता है। ठीक है। और Q4 हमें निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर किसी भी क्वार्टाइल के अगर आपने 3 पार्ट निकाल लिए तो चौथा पार्ट यू ऑल्सो कैलकुलेट दैट। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज अ डेसाइल। डेसाइल की जब बात करते हैं तो डेसाइल का मतलब होता है 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा। तो 10th इक्वल पार्ट आर दिया किसी भी चीज के अगर हम 10 इक्वल पार्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स अ डेसाइल टर्म। तो जो भी पार्ट होता है हमारा वो 10% के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। तो हम 9 पॉइंट तक निकालते हैं और 10वां पॉइंट हमें पता चल जाता है। तो जो भी हम यहाँ पे डेसाइल कैलकुलेट करते हैं वो D1 से लेकर D9 तक करते हैं। तो दोनों टर्म से हम कैलकुलेट करते हैं, ग्रुप में भी और अनग्रुप में। तो जो भी इसके अकॉर्डिंग एक और पार्ट होता है हमारा परसेंटाइल। परसेंटाइल में जो भी वैल्यूज होती हैं वो हमारा क्या होता है 100 के टर्म में होता है। परसेंटाइल वैसे भी आपको जो भी वैल्यूज होती है वो 100 के टर्म में डिवाइड करते हैं। तो इसमें जितने भी जो भी डेटा होता है हमारा हम उसको 100% के टर्म में चल के चलते हैं। तो इसमें जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं 1 से लेके 99 तक कैलकुलेट करते हैं। जो भी वैल्यूज होती हैं हमारी, जो भी डेटा होता है उसमें हम पोजिशनल वैल्यूज की तरह हम P1 से लेकर 99। तो जो भी जैसे मीडियन है, क्वार्टाइल है, डेसाइल है, परसेंटाइल है, दैट इज ऑल आर द पोजिशनल एवरेज। हम पोजिशन के बेस पे हम उन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं। और सब में एक जैसे हम मीडियन में करते थे वैसे ही सारे जो भी प्रोसीजर है उस तरह से हम सारे प्रोसीजर करते हैं। जैसे अगर इंडिविजुअल डेटा की बात करें तो जैसे मीडियन में हम इंडिविजुअल डेटा को पहले अरेंज करते थे और फिर फॉर्मूला लगाते थे, है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद। तो वैसे ही हम परसेंटाइल, डेसाइल और क्वार्टाइल में भी करते हैं। उसी तरह से जैसे जैसे डिस्क्रीट सीरीज में करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, देन अप्लाई द फॉर्मूला और हम उस सिचुएशन में देखते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि उससे बड़ी वैल्यू है कि नहीं है और उसके सामने कौन सी वैल्यू है, दैट इज़ अवर वैल्यू। तो वही केस यहाँ भी करते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में जैसे हम लोग करते थे कि क्वार्टाइल मीडियन में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद सर्टेन फॉर्मूला लगाने के बाद फिर हम वो एक फॉर्मूला लगा देते हैं, मीडियन वैल्यू निकालते हैं कि हाँ इस बीच में मीडियन वैल्यू कहाँ से रहेगी। तो चलते हैं उसको अगेन फिर से रिवाइज करते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं कि कैसे वैल्यू होती है। तो इन द टर्म ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डेसाइल में अगर हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी है, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं है तो अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड इन द टर्म। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो हम फ्रीक्वेंसी यही निकालते हैं। देन अप्लाई दिस फॉर्मूला क्यू आर इजकल टू साइज ऑफ आर एन प्लस 1/4। आर यहाँ पे मैटर करता है कि हम क्योंकि क्वार्टाइल में हमें 3 हिस्से निकालने होते हैं तो 1 2 3
और जिससे हमें निकालना नहीं आता तो Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकालते हैं। अगर डी आर की बात करते हैं, डी आर इज अ डेसाइल, और डी आर जब भी डेसाइल में होते हैं तो 1 से लेके 9 तक हिस्सा निकालते हैं, तो 1 2 3 से हमने 9 तक लिखा है। और इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, क्वार्टाइल में 4 हिस्से होते हैं इसलिए अपॉन 4, डेसाइल में 10 हिस्से होते हैं इसलिए अपॉन 10, और परसेंटाइल में 100 पार्ट होते हैं इसलिए अपॉन 100, और सब में सेम फॉर्मूला होता है n1+1। और जो परसेंटाइल की बात करें तो 1 से लेकर 99 तक रहता है। केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज की बात करें, क्वार्टाइल डिसा परसेंटाइल में हमेशा जो भी केस होता है, जब कंटिन्यूस सीरीज में हम निकालते हैं तो जो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद जो फॉर्मूला होता है वो क्यू आर, आर की वैल्यू वही 1 2 3, डेसाइल में 1 से 9, और परसेंटाइल में आर की वैल्यू 1 से लेकर 99 तक। तो जो भी हमें निकालना होगा उसके लिए फॉर्मूला हमारा n/4 होता है, क्वार्टाइल में n/10 होता है, डेसाइल में n/100 होता है आइटम का। ये हमारा सिर्फ क्लास निकालने को होता है, क्वार्टाइल क्लास कौन सी है, डेसाइल क्लास कौन सी है, परसेंटाइल क्लास कौन सी है। जो परसेंटाइल क्लास, डेसाइल क्लास और हमारी क्वार्टाइल क्लास निकल जाती है, उसकी उसी तरह से हमारा जो फॉर्मूला जैसे हम मीडियन में यूज़ करते थे वही सेम फॉर्मूला होता है, बस n/2 की जगह हमारा Rn/4 हो जाता है क्वार्टाइल में, डेसाइल में Rn/10 हो जाता है, परसेंटाइल में Rn/100 हो जाता है, और C और F इज द सेम थिंग, और R की वैल्यू हम 1 2 3 1 से 9 1 से 99 के बीच में रखते हैं। तो यहाँ पे जो L होता है दैट इज अ लोअर लिमिट, जो हमने L जो कॉमन सब में यूज करते हैं, L इज अ लोअर लिमिट होती है। C यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले का नंबर होता है, कि पहले वैल्यू होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही। तो डेसाइल में देखते हैं, डेसाइल क्लास में परसेंटाइल क्लास के पहले जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। F जो क्लास के सामने की फ्रीक्वेंसी होती है वो रिप्रेजेंट करती है। क्लास साइज क्या है, H। और आर यहाँ पे डिपेंड करता है कि क्वार्टाइल में आर की वैल्यू 1 2 से 3 रहेगी, डेसाइल में 1 से 10 9 रहेगी, और परसेंटाइल में 1 से लेकर 99 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो ये फॉर्मूले सर्टेन यूज होते हैं। तो बेस ऑन द अनग्रुप डेटा, अगर अनग्रुप डेटा की बात करें तो कैलकुलेट हम कर ले रहे हैं, हम तीनों चीज़ों को एक साथ लेके कर रहे हैं। तो क्वार्टाइल डेसा और परसेंटाइल निकालना है फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो जैसे ये डेटा दे रखा है 3 13 11 11 5 4 2। तो नाउ इज द फर्स्ट, क्या करते हैं हम इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही अरेंज करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है तो हम उसको रिपीटिंग टर्म में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है दैट इज अ 7 हो गई असेंडिंग ऑर्डर में, जो 7 वैल्यू है। तो Q1 का जो फॉर्मूला लगता है वो आपका सीधे सीधे, क्योंकि हम क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला Rn+1/4 होता है। तो R की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो n+1 आपका 7+1 8 हो जाएगा, 4/8 इज द सेकेंड वैल्यू। तो सेकेंड वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 होगी। तो Q1 की वैल्यू जो हमारी क्वार्टाइल 1 की वैल्यू आ रही है वो क्या हो गई, 3 हो गई, क्योंकि सेकेंड वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में सेकेंड वैल्यू क्या थी आपकी, 3 थी, तो 3 इज अ Q1। इसी तरीके से अगर हम डेसाइल 3 की बात कर रहे हैं तो डेसाइल 3 में हमारी क्या हो जाएगी, 3n+1/10। तो डेसाइल 3 की बात करेंगे तो 3n+1 10। तो ये n क्या है आपका 7 है, 7+8/10 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24/10 कर देंगे तो 2.4 आइटम। तो 2.4 आइटम का मतलब है सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.04 थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन। तो हमने जब देखा तो हमारा जो थर्ड ऑब्जर्वेशन था वो 4 था। देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन एक, दूसरा, तीसरा ऑब्जर्वेशन 4 है, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन 3 है। तो हमने 4 - 3 कर दिया, 1 आ गया, पॉइंट को 0.4 आ गया, तो हमारा डेसाइल क्या आ गया, 3.4 आ गया। इसी तरह से हमें परसेंटाइल 20 निकालना है। तो परसेंटाइल 20 निकालने के लिए हमें क्या पड़ेगा, Rn+1/100। तो आर की वैल्यू 20 हो जाएगी, 20n+1/100, एन की 7+1 हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 20 का 8 से किया तो आपकी 160 आ जाएगा, और 100 है तो 1.6 वैल्यू। तो 1.6 वैल्यू का मतलब है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्लस 0.6 सेकेंड मस्ट माइनस फर्स्ट। तो 3 - 2 हो जाएगा, अपॉन 1 हो जाएगा, तो 2 + 0.0 2.6। तो ये एक इंडिविजुअल डेटा था, इंडिविजुअल सीरीज के बेस पे डेटा था, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद हमने जो सर्टेन वैल्यूज थी हमें कौन कौन से निकालने थे उस पर हमने फोकस किया, और आर की वैल्यू को हमने वही रख दिया, और फॉर्मूले में डायरेक्ट चीज़ें वही रखी। जैसे डेसाइल 3 था तो 3n+1 रखा, अगर 4 होता तो 4n+1/10 रख देते। अब यहाँ P20 था तो 20n+1/100 रखा। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यूज आ गई। बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे क्या होता है, जो भी वैल्यूज होती हैं उसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी दी भी जाती है। जब भी फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो हम ये देख लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज में कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, 5 15 25 35 45 55 इज असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें यहाँ चेंजेस की जरूरत नहीं होती है। तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे ये हैं, तो हमने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम मीडियम में ही बताया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी है तो सेम आपके सामने जाके क्या होता है, वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो वैल्यूज हमारा क्या होता है,
जो भी वैल्यूज़ हमारी हो जाती है, वैल्यूज़ में हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज़ होती है उसको सामने हम रखते हैं। 10 10 है, 10 को प्लस 20 किया 30, 30 प्लस 30 किया 60, 60 प्लस 50 किया 110, 110 प्लस हो गया 150, 150 प्लस 30 किया 180। तो इस तरह से हम क्लास में भी करते हैं। क्लास में हमारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। जब हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाती है, चाहे हमें परसेंटाइल निकालना हो, चाहे क्वार्टाइल निकालना हो, चाहे डेसिमल निकालना होता है, हमें ऐसी तरह से करना होता है। जब हमारी एन की वैल्यू निकल जाती है देन हमारा फॉर्मूला होता है n+1। क्योंकि क्वार्टाइल 1 की वैल्यू निकालनी है तो सीधे से n+1/4 कर लेंगे, तो 180 + 1/4 करेंगे तो 180/4 आपका कितना आ गया 45.25 है। तो 45.25 यहाँ तो है नहीं, तो 45 से जो बड़ी संख्या होती है 60 है, 60 के सामने कितनी वैल्यू 25। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्वार्टाइल 1 इज 25 हो गया, 45.25 हमारा 25 हो गया। अगर क्वार्टाइल 3 की बात करें तो साइज ऑफ 3n+1/4 हो गया। तो 3n/4 का मतलब हो गया जो आपके n की वैल्यू है वो 180 है, तो 181 + 4 हो गया, तो इसकी वैल्यू है 135.7। 135.7 आपका एडजस्ट कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 150 है उससे बड़ी वैल्यू, तो उसके सामने वाली वैल्यू कितनी है 45 है। तो यहाँ पे जो आपका क्वार्टाइल 3 आ गया वो 45 आ गया। तो ये अभी 45 वैल्यूज हो गई। ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन था। अगर इसी पे हम डेसाइल परसेंटाइल निकालना चाहें तो हम ऐसे ही निकालेंगे, बस फॉर्मूले में चेंजेस हो जाते हैं और आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने देख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में। कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे हम क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल निकालते हैं, एक चीज़ इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ थी हमारी, मार्क्स जो था हमारा 0 to 10 था, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है, 50 to 60 है। तो ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 20, 30, 50, 40 से 30। एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में कोई भी चीज़ कभी भी अरेंजिंग हमें नहीं करनी होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमें सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी इस दिस मैनर में दी जाती है कि हम वहाँ पे कि डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें। तो जो हमारा पहला जो स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना होता है। अगर जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं तो उस समय हमारी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना होता है कि फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में कितना है 10, 20, 30, 50, 40, 30 है। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल ली, सामने की सामने वैल्यू लिख दी। जैसे 10, 10 है तो 10, 20, 30 लिखा, 30, 60 लिखा, 60, 50, 110 लिखा। 110 को 40 से प्लस किया 150 आ गया, 150 को 30 से प्लस किया 180 आ गया। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो आ गई है 180 आ गई है। अब हमें ये देखना होता है हमें कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हमें कैसे कैलकुलेट करना है, Q1 निकालना है, D8 निकालना है और P10 निकालना है। तो सबसे पहले Q1 निकालते हैं। तो Q1 क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n/4 का फॉर्मूला लगाते हैं तो 180/4 हो जाएगा। 180/4 का मतलब है 45 आइटम हो जाएगा। 45 आइटम का मतलब है आपका क्वार्टाइल क्लास कहाँ एडजस्ट करेगी, 60 पे क्लास पे एडजस्ट करेगी। तो 60 एडजस्ट करने का मतलब यहाँ पे आपका, तो हमारा जो क्वार्टाइल 1 पे है उसको सीधे सीधे फॉर्मूला हमारा क्या लग रहा था, n/4 लग रहा था, तो 180/4 हो गया, 45 आइटम आ गया। n/45 आइटम आया, जिसकी वजह से 45 से जो बड़ी संख्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो 45 के सामने जो बड़ी संख्या है वो 60 है। तो ये जो हमने सामने एरो लगा के बताया दैट इज अ क्वार्टाइल 1 क्लास। क्वार्टाइल 1 क्लास में आप देखेंगे तो ये 60 है, 30 है, 20, 30 है। तो ये जो 20 to 30 वाली क्लास है दैट इज अ क्वार्टाइल क्लास है। ठीक है, Q1 की क्लास हो गई। अब यहाँ से जैसे ही फॉर्मूला आप देखेंगे तो फॉर्मूले में क्या है, L + n/4 - C/F × H आई लगा देते हैं। तो लोअर लिमिट आपकी क्या होगी, क्योंकि 60 वाली हमारी क्वार्टाइल क्लास है तो लोअर लिमिट आपकी 20 होगी, उसके सामने फ्रीक्वेंसी 30 हो गई। और जो C की वैल्यू होती है वो हमारा क्वार्टाइल क्लास के पहले वाली जो क्यूमुलेटिव वैल्यू होती है वो रखते हैं। तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव वैल्यू जो हो गई आपने देखा 20 + 45 - 30/30। और आपका जो डिफरेंस होता है क्लास साइज का डिफरेंस क्या है, क्लास साइज का डिफरेंस 20 और 30 है, तो 10 का डिफरेंस है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी 25 आ जाएगी। तो ये एक फॉर्मूला होता है जो हम क्वार्टाइल क्लास में लगाते हैं। जैसे अगर Q2 लगाता है, अगर Q2 लगाते हैं हम, तो यहाँ पे 2n, अगर क्वार्टाइल सेकंड लगाते हैं तो 2n/4 होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लास डिफरेंट होती है। अगर क्वार्टाइल 3 लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी क्लास डिफरेंट होती है और वैल्यूज हमारी डिफरेंट आती है। अब बात करते हैं डेसाइल 8 की, बात हो रही है। डेसाइल 8 में क्या होता है, हमें जो फॉर्मूला लगाया था क्लास जो निकालनी होती है हम 8n/10 का फॉर्मूले से निकालते हैं। क्योंकि 8 डेसाइल क्लास निकालनी होती है 8th क्लास में, तो हमेशा जो वैल्यू होती है 8 9/10 हो जाती है। तो n की वैल्यू कितनी है 1/180 है, तो 8 × 180/10 कर लेंगे तो 18 8 144 होता है। तो जब क्लास में देखेंगे तो 144 हमारा एडजस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन 144 से बड़ी वैल्यू हमारी क्या है 150 है। तो 150 जो होगी हमारे D8 की क्लास होगी। तो सेम जैसे मीडियन में हम क्या करते थे, ये हमारी डेसाइल की क्लास है, D8 की क्लास है। तो लोअर आपका कितना हो गया 40 हो गया, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 40 हो गई, C कितना हो गया 110 हो गया, और I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी।
तो इस तरह से जो क्वेश्चन है हमारी, जो सीधे हमारी वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर देते हैं 40 + 144 - 110/40 × 10, तो हमारी जो वैल्यू हो जाती है वो सीधे सीधे 48.5 आ जाती है, जो डेसाइल 8 की क्लास है। जब हम P10 की बात करते हैं, परसेंटाइल 10 की बात करते हैं, तो परसेंटाइल 10 में भी हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो R की वैल्यू 10 हो जाती है। परसेंटाइल में तो 1 से लेकर 99 तक निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा 10 निकालना है, तो 10/100 करेंगे तो 10 × 180/100 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो 18th आइटम आएगी। तो 18th आइटम कहाँ पे आएगा, आपका कहाँ एडजस्ट करेगा, 18, 10, 30, तो 30 एग्जिस्ट करेगा, 30 के बाद क्या होगा P10, तो ये 30 एग्जिस्ट करेगा और 10 20 पे जाएगा। तो लोअर लिमिट क्या हो गई, 10 हो गई, आपकी फ्रीक्वेंसी 20 हो गई, सी की वैल्यू आपको 10 हो गई, और जैसे क्लास साइज है आपका जो डिफरेंस है 20 और 10 का बीच में 10 का डिफरेंस है। तो हमने सारी चीज़ें फॉर्मूले के बेस पे लिख दी और आपने सीधे सीधे जो आंसर है वो आपका आ गया इज 40, जो 14 आपकी वैल्यू थी वो आ गया। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ, जैसे मोर देन की वैल्यूज होती हैं, मोर देन या लेस देन की क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक तरह से देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। क्योंकि जितने भी हमने मेथड बताए ना, मीन मेथड ने बताया चाहे मीडियन ने बताया, उसको एक बार क्योंकि उन चीज़ों पे भी हमें क्वार्टाइल निकालना होता है। सो जैसे यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमें डेसाइल 5 और P60 की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो मोर देन का क्वेश्चन है, तो मोर देन के क्वेश्चन में आप लोगों को पहले ही पता है कि जब भी मोर देन का क्वेश्चन होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। तो ये देखिए 250 से लेके 5 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। सबसे पहले इस सीरीज को सही कर लेते हैं। तो जीरो से लेस मोर देन की बात है, तो देख रहे हैं 500 का डिफरेंस चल रहा है, तो 0 जीरो से 500 का डिफरेंस, तो 250 में 200 माइनस किया, कितना आया 50। फिर 500 से 1000 के बीच में 200 में 120, 80 आया। 1000 से 1500 के बीच का, तो 120 में 80 किया, कितना आया 40। तो 1500 से 2000 में 80 में 25 आ गया, ठीक है। फिर 55 में 35 गया तो 25 आ गया, 15 आ गया, 10 आ गया। और मोर देन 3500 है तो 3500 से कितना जाएगा, 4000 जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दी, टोटल वैल्यू जो होती है लास्ट वैल्यू होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं। तो एन की वैल्यू 250 आ गई। अब डेसाइल 5 निकालना है, तो सीधे सीधे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है डेसाइल का, वो साइज ऑफ RN/10 होता है। आर यहाँ क्योंकि डेसाइल आपको 5 निकालनी है, तो आर की वैल्यू हम 5 कर लेते हैं, तो 5n/10 हो जाता है। तो क्योंकि n की वैल्यू 250 है, जैसे हमने लास्ट में निकाला भी है, n इसका भी 250 है, तो 5 × 250/10 हो जाएगा, 125 आइटम आ जाएगा। तो 125 जो आइटम है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 130 पे एग्जिस्ट कर रहा है। 125 से ज़्यादा जो 130 है वो आ रहा है। तो ये जो हमारा क्लास एग्जिस्ट कर रहा है वो 500 से 1000 के बीच में। तो इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है f मान लेते हैं, इसके प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को c मान लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस क्या है, 1000 है। तो देखिए सारी वैल्यूज आपको लिख के मैं दिखा रहा हूँ। 5 से 1000 की डेसाइल क्लास हो गई, एल की वैल्यू 500 हो गई, जो हमने पहले ही बात कही थी, एल की वैल्यू 500 हो गई, एफ की वैल्यू 80 हो जाएगी। देखिए एफ की वैल्यू 80 लिखी है। सी की वैल्यू फ्रीक्वेंसी के पहले की क्लास होती है, 130 से पहले कौन है, 50 है। यह आ गया, साइज के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 500 हो गया। तो हमने जब सॉल्व किया तो 125 500 का प्लस 125 माइनस 50/80, तो इंटू 500, जो हमारी वैल्यू आई वो 968.75 आई। ये जो वैल्यू आएगी वो 500 और 1000 के बीच की वैल्यू आएगी। तो जो आपका परसेंटाइल, जो आपका डेसाइल 5 आया है, उसकी जो वैल्यू आई है वो हमेशा 5000 से 1000 के बीच की वैल्यू होगी। इसका मतलब है आप करेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि परसेंटाइल 60 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम पी आर का फॉर्मूला लगाएंगे। पी आर का फॉर्मूला क्या होता है, RN/100 होता है। तो 60/100 हो जाएगा, 60 इंटू 250/100 हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने में 150 आएगी। तो 150 की वैल्यू जो आप देख रहे हैं, 150 तो यहाँ पे है नहीं, तो 150 से ज़्यादा कौन है, 170 है। तो क्लास आपकी क्या हो गई, 1000 से लेके 1500 हो गई, फ्रीक्वेंसी 40 हो गई, और सी की वैल्यू 130 हो गई, जो आपके यहाँ पे मेंशन भी है। देखिए क्लास 1000 1500 हो गई, एल की क्लास 1000 हो गई, एच 500 है, डिफरेंस एफ 60 40 हो गया, सी 130 हो गया। तो सीधे सीधे हमने पुट कर दिया, तो पुट किया तो 1250 आ गई। ये हमारी फ्री 60 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे परसेंटाइल डेसाइल में निकालते हैं। तो सर्टेन कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स होती है क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल्स की, उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये बात करें मेरिट और डिमेरिट्स की, तो इसमें क्या होता है कि जब हम डेसाइल परसेंटेज निकालते हैं तो हम ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो एवरेज की बात कर रहे हैं। तो एवरेज का टर्म यहाँ पे डिफाइन होता है कि कितने टर्म्स हम निकाल रहे हैं, 4 टर्म को डिवाइड करके निकाल रहे हैं, 10 टर्म को डिवाइड करके निकाल रहे हैं, या 100 टर्म में डिवाइड करके निकाल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। अगर मेरिट्स की बात करें
तो बहुत ही आसान होता है डिटरमाइन करना इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में। इसमें कोई भी डेटा रिलेटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आराम से मैथमेटिकल टोन मतलब कोई डेटा रिलेटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमें ज़रूरत होती थी मैथमेटिकल एवरेज में, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक में, हार्मोनिक मीन में जैसे ज़रूरत होती है वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं इन केस में, ओपन डेटा में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लास्ट क्लास की लोअर लिमिट पता है, अपर लिमिट पता है या हाईएस्ट क्लास पता है, तो विदाउट लोकेटिंग ऑल दीज थिंग्स हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल इन अ कंप्यूटेशन ऑफ मेजर और डिस्पर्जन और स्क्यूनेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको मैं आगे अपने चैप्टर्स में भी कवर करूँगा, जिसमें रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है। तो उन सब चीज़ों पे इसका यूज़ भी होता है और आराम से इस चीज़ को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जैसे फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक एक टर्म्स होते हैं। सिमेट्रिक इन द टर्म वहाँ पे बात होती है जहाँ पे सारी सेंट्रल टेंडेंसी जो वैल्यूज़ है जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, वो सब एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं, सबकी वैल्यू सेम होती है, दैट इज सिमेट्रिक इन द टर्म। कभी कभी क्या होता है डेटा यूनिफॉर्म नहीं होने की वजह से, डेटा इनकन्सिस्टेंसी नहीं होने की वजह से सारे मीन्स की वैल्यू अलग अलग होती है और जिसकी वजह से डिस्पर्जन डिफ्रेंशिएशन क्रिएट होता है, तो वो एक सिमेट्रिकल टर्म भी होता है। तो हम जब भी बात करते हैं तो ये एक आइडिया प्रोवाइड करता है कि सीरीज सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है, आइडेंटिफाई करने के लिए, मीडियन आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। दे आर नॉट अफेक्टेड वेरी मच बाई द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ अ सीरीज। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज में डिफाइन करने के बाद सीरीज चेंज नहीं होता, अफेक्टेड नहीं करता है। बोथ ये हम दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, चाहे वो ग्राफिकली हो चाहे वो टैबुलरली हो। तो हम इसको दोनों टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल्स ऑल्सो। अगर बात करें डिमेरिट्स की, तो इस तरह के एवरेज जो होते हैं बहुत आसानी से समझ में नहीं आते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है। किस तरह से डिफाइन किया होता है, कॉमन मैन के लिए थोड़ा इजी नहीं होता है कैलकुलेटिव, क्योंकि सारी चीज़ें कैलकुलेशन मोड की होती हैं। तो एक मैथमेटिकल पर्सन जो इन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है तो वो इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो डिटर्मिनेशन होता है केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज में थोड़ा सा किम्बरसम होता है। कई सारे फॉर्मूले और इंटरपोलेशन की ज़रूरत होती है, डिफाइन करने की ज़रूरत होती है, जो एक डिमेरिट हो सकता है इस तरह की कैलकुलेशन करने के लिए। इसमें भी क्या होता है कि हम क्योंकि क्लास के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, परसेंटाइल क्लास के अकॉर्डिंग, डिसाइल, क्वार्टाइल या मीडियम क्लास के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, तो सारे ऑब्जर्वेशन को इन द टर्म ऑफ कैलकुलेशन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा पूरा टर्म कैलकुलेट नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने की जरूरत होती है, हर बार रीअरेंजमेंट्स करना पड़ता है फॉर अ कैलकुलेशन के टर्म में, जो इसका एक डिमेरिट भी हो सकता है। अगर कोई भी वैल्यू मिड की वैल्यू छूट जाती है तो पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। तो जो भी स्टडी करी जाती है वो हमेशा पूरे डेटा पे स्टडी नहीं करी जाती है। ये डिफाइन वो हमेशा इसी डिफाइन होता है किस क्वार्टाइल पे डेफिनेशन कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, उन्हीं पे स्टडी की जाती है। इट इज़ नॉट भी कंफर्टेबल कैपेबल होता है कि फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाए, क्वार्टाइल डेविएशन में, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में, इन चीज़ों का थोड़ा एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है। तो लेकिन वहाँ पे ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। दे आर अफेक्टेड वेरी मच द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। जब भी सैम्पलिंग करी जाती है तो वहाँ पे अगर फ्लक्चुएशन होता है तो दे आर नॉट अफेक्टेड द नंबर ऑफ आइटम्स अदर देन वैल्यूज। ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं नंबर से, जबकि वैल्यूज से इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते। तो ये सर्टेन डीमेरिट्स और मेरिट्स थी जिसको हमने इस चीज़ में समझा। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आगे इरेज होते हैं कि क्या क्वार्टाइल डेविएशन होता है, क्या मीन डेविएशन होता है, और इस तरह से हम बात भी करेंगे मेजर और डिस्पर्जन पे, जहाँ पे इन सब चीज़ों को निकाला जाता है थ्रू अ डिफरेंट ऑफ मेथड से, हाउ टू आइडेंटिफाई अब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। तो हम कई चीज़ों, ये जो हमारी जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वार्टाइल हो गया, डेसाइल हो गया, परसेंटाइल हो गया, तो ये आपको एक नया चैप्टर जब हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन समझाएंगे तो उसमें ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं कि कैसे इन चीज़ों को फिर से हम कैलकुलेट करते हैं और वहाँ पे यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई फर्दर कैलकुलेशंस के लिए या डेटा की स्टडी के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपकी वो एक स्टडी इन द टर्म आ रही हैं। एक पोजिशनल एवरेज के टर्म में भी बात होती है, तो हमने ये पोजिशनल एवरेज के टर्म में ही यहाँ बात करी। तो जब हम क्वार्टाइल की बात करते हैं तो हमें क्वार्टाइल में सिर्फ Q1 और Q3 निकालने होते हैं, Q1 से लेकर Q3 निकालने होते हैं। तो ये बहुत इजी वे होता है। लेकिन परसेंटाइल में जब वैल्यूज़ की बात होती है, डेसाइल में वैल्यूज़ की बात होती है, तो हमारा जैसे डेसाइल में D1 से लेकर D9 तक की वैल्यू में कोई वैल्यू निकालनी होती है तो हमें कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है कि कैसे हम
कैलकुलेट करें। ओके, सो यहाँ पे आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है, किस तरह से हमें बनाना है, और परसेंटाइल में हम किस तरह से करते हैं। परसेंटाइल में एक चीज़ वैल्यू बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट रखता है, जो हम यहाँ आर की वैल्यूज़ पुट करते हैं, जो यहाँ आर हमारा वो रहता है, ये हमें अकॉर्डिंग टू द क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल रखना होता है। तो अगर हम परसेंटाइल रख रहे हैं तो ये 1 से लेकर 99 तक वेरिएट करती है, चाहे वो इंडिविजुअल डेटा हो, चाहे आपका डिस्क्रीट डेटा हो, चाहे आपका कॉन्टीन्यूस डेटा हो। तो हमें ये आर की वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करते रहना पड़ता है, और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि n+1 कहाँ पे लगेगा, n/100 कहाँ पे लगेगा, इन चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था यहाँ पे देखिए क्वार्टाइल में, ये जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे इस तरह की वैल्यूज होती हैं जहाँ पे आपका पॉइंट में फंस जाता है, जैसे 2.4 आइटम हो गया। तो यहाँ पे जो मेरा क्लियरिंग पॉइंट था, जो 2.4 की बात हो रही थी, वो यहाँ पे सेकंड ऑब्जर्वेशन 0.4 था। तो ये हमें जब 0.4 होता है, वो तीसरे और दूसरे नंबर का डिफ्रेंशिएशन होता है, क्योंकि यहाँ पे 2.4 है, तो ये तीसरा नंबर कैसे आता है, जो क्योंकि जो 2.4 है, मतलब दूसरा नंबर तो होगा ही होगा, दूसरे नंबर से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 0.4 वैल्यू किसकी होगी, वो तीसरे और दूसरे नंबर के बीच की वैल्यू होगी। तो ये हमें निकालना होता है। जैसे P20 में भी ये चीज़ फंसी थी आपकी, जो 1.6 वैल्यू आई थी, 1.6 वैल्यू कैसे आई थी, 1.6 वैल्यू तब आई थी कि जब हमने क्या किया था, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और जो 60% था वो हमारे फर्स्ट और सेकेंड ऑब्जर्वेशन के जो डिफरेंस है उससे आया था। तो इसीलिए यहाँ पे 2.6 की वैल्यू आई थी। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा देख के करना पड़ता है कि कब क्या कैलकुलेट कैसे होंगे। बाकी आपकी कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसी आपने आइडेंटिफाई कर ही ली थी, सारी चीज़ें आपने देख ली थी कैसे आइडेंटिफाई होती हैं, हाँ, किस तरह से क्वार्टाइल होता है। तो एक बार इसको रिवीजन इन द टर्म में फिर से देख लीजिए कि कैसे हमने कॉम्पिटेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाली थी, कब एन की वैल्यूज़ निकाली थी। थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए भी सोचने के लिए कि इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। बट फॉर्मूले का यूज़ प्रॉपरली उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने बताया था। जैसे Q1 है तो R यहाँ पे साइलेंट है, इसलिए हमने 1 वैल्यू रख दी, तो 1 से यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे Q3 की बात करी है तो 3 की वैल्यू रखी गई है, तो दैट इज़ अ Q3 वैल्यू इज़ ऑल्सो मेंशन इज देयर। तो हम उस पर हमेशा आइटम की बात करते हैं और डायरेक्टली उसी से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लास हमें ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है कि इस तरह की क्लासेस हमें ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो क्लासेस हैं वो हम आप यहाँ से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, जब P10 8 डेसाइल क्वार्टाइल की क्लास निकाली थी तो उससे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद ही हमने फॉर्मूलों को यूज़ किया था। जैसे हमने यहाँ पे 180/4 किया था तो 45 आइटम था। अगर 45 यहाँ पे कैलकुलेट वैल्यू होती तो हम 45 को क्लास मान लेते, लेकिन 45 से ज़्यादा वैल्यू है हमारी, मतलब 60 थी, तो हमने क्वार्टाइल 1 यहाँ पे मान लिया। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते थे, इस तरह से ही सॉल्व किया है, और इसको सॉल्व करने के बाद ही फॉर्मूले को रखा है। ठीक है, और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जब भी क्वार्टाइल या परसेंटाइल की क्लास निकलती है तो हमेशा उस क्लास के बीच की वैल्यू निकलेगी। जैसे परसेंटाइल 10 है जो हमारा, वो 10 to 20 है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 10 और 20 के बीच में ही आनी चाहिए। तो ये देखिए जो आपकी परसेंटाइल की वैल्यू है, यहाँ पे हमने जो परसेंटाइल की वैल्यू है वो 10 to 20 था, तो 10 to 20 में देखिए 20 20 14 आया। ठीक है, इसी के अलावा जैसे क्वार्टाइल आपको क्या था, 20 to 30 के बीच में था, तो क्वार्टाइल की वैल्यू जो आपकी आई वो 20 to 30 के बीच में था, 25 आई है। इसी तरीके से आपकी जो डेसाइल की वैल्यू थी वो 40 to 50 के बीच में थी, तो डेसाइल की वैल्यू आपकी 48.5 आई है। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कैसे हमारी वैल्यू जो है वो सही है कि गलत है। अगर सही, अगर ये वैल्यूज इसके बीच में नहीं आ रही तो इसका मतलब आपने गलत क्वेश्चन सॉल्व किया है या कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम्स आई हैं। क्योंकि इसका यूज़ फर्दर स्टडीज़ के लिए भी होता है, डिस्पर्जन में भी होता है, और आगे चीज़ों में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। तो इस पर एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें इसी तरीके से सॉल्व होंगी, मेरिट डिमेरिट्स की बात हो ही गई है। सो आई थिंक दैट इज़ अ सेशन इज़ कंप्लीट नाउ। और अगर इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी इन दिस थ्रू अ कमेंट, या डायरेक्टली आप क्लास में ही पूछ सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो दैट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं, और होपफुली इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इस पे जो क्वेश्चन है आगे मेजर और डिस्पर्जन पे मैं इसी तरह के क्वेश्चन भी दूंगा, तो वहाँ पे आपको ये क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल आप उस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अभी के लिए फ़िलहाल करते हैं इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास, एंड थैंक यू।